हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 सीडीएस का अप्रैल वाले अटेम्प्ट का सेट ए, जिसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस थे, काफी लेंथी थे। आज डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 51 से पूरा 120 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस एज अ चैलेंज हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले शुरुआत है यहाँ पे सिनोनिम से, यानी कि ऐसे वर्ड्स बताने हैं आपको जो अंडरलाइन वर्ड का सिमिलर या सेम मीनिंग आपको दे रहे होंगे। तो डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheets accordingly. सिंपल सा काम करना है जो हर बार सिनोनिम्स के क्वेश्चंस में करते हैं बेटा। देखो, आपको यहां पे एक वर्ड दिया है, एक सेंटेंस दिया है जिसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। हर सेंटेंस में यही काम इन्होंने किया हुआ है। आपको काम जो करना है बड़ा सिंपल है। आपको सिंपली इसमें से देखना है कि भैया कौन सा वर्ड है यहां पे लिखा, इसका मीनिंग हम गेस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इनमें से ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग दे रहा है। इतना सीधा सा काम आपको करना है। तो चलिए देखते हैं यहां पे, प्लीज यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। अब कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कौन सी होती है ये बात हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। कन्वर्सेशनल का मतलब होता है बेटा, देखो 2 तरह से लैंग्वेज होती है। एक होती है फॉर्मल लैंग्वेज और एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज। एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोला जाता है, और जो इनफॉर्मल होती है इसको कन्वर्सेशनल या फिर इसको कोलॉक्वियल लैंग्वेज भी बोला जाता है। कोलॉक्वियल लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है। तो कन्वर्सेशन और कोलॉक्वियल कौन सी हुई बेटा? इनफॉर्मल हुई। फॉर्मल कौन सी हुई? जो ऑफिशियल या फिर ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं। तो कन्वर्सेशन का मतलब हो गया इनफॉर्मल सी, है ना, या कैजुअल जिसको बोल सकते हैं। तो इनफॉर्मल या कैजुअल इसका ऑप्शन यहां पे हो सकता था। कैजुअल यहां पे ऑप्शन हो सकता था। तो फॉर्मल नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, डायलॉगिकल नहीं, इट वुड बी इनफॉर्मल या फिर जिसको हम कैजुअल भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे कन्वर्सेशनल का जो सही ऑप्शन हो जाएगा एज अ सिनोनिम वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, जो है इनफॉर्मल। ठीक है, माय नेबर इज मैलिशियस। अब एक चीज हमने सीखी थी, जब भी किसी वर्ड में MAL लग जाएगा, मैल लग जाएगा, इसका मतलब हो जाता है नेगेटिव। और इसी तरह से अगर हम किसी वर्ड में बेनी लगा दें, BENE, तो बेनी का मतलब हो जाता है पॉजिटिव। ये बात फिक्स हमें मालूम है। अब MALICIOUS मैलिशियस लिखा हुआ है। अब मैलिशियस में MAL लगा है मतलब ये नेगेटिव है, बेनी लगा होता मतलब पॉजिटिव है। तो मतलब हमें नेगेटिव ही मीनिंग वाला एक वर्ड को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव वर्ड वाला यहाँ पे कौन सा वर्ड है। देखो यहाँ पे जनरस है पॉजिटिव, ये बाहर हो जाएगा। अफेक्शनेट है पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा। स्पाइटफुल का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो बहुत ज्यादा आपके लिए परेशानी बन गया हो, या जो चीज आपको बहुत परेशान कर रहा हो, दुख दे रहा हो, इसको स्पाइटफुल बोलते हैं। तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट है। इट वुड बी मैग्नानिमस, मतलब बड़े दिल वाला या बड़े विचारों वाला, इसको मैग्नानिमस बोला जाता है। तो जनरस, अफेक्शनेट और मैग्नानिमस बाहर होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ बेटा चले जाएंगे। क्लियर? चलो 53rd नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। मैं उसके डेजिग्नेशन पे बहुत ज्यादा ऑ इंस्पायर्ड था। सो डेजिग्नेशन का मतलब यहां पे देखो, बहुत सिंपल से वर्ड्स भी कभी कभी लिखे जाते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब होता है बेटा कोई किसी की रैंक क्या है कहीं पे, या किसी की पोजीशन क्या है कहीं पे। ठीक है, डेजिग्नेशन का मतलब होता है रैंक या पोजीशन, या किसी की प्लेस कहां पे है, किसी रैंक वाइज जो प्लेस होती है इसको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। तो रैंक, पोजीशन या प्लेस यहां पे इसका मीनिंग निकल रहा है। ऑप्शंस में पोजीशन हमें पहले ही मिल गया है तो इसकी बात कर लेंगे, बी, सी और डी को हटा देंगे। ठीक है, तो लुक्स, सोशल स्टेटस और पर्सनालिटी यहां पे नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। इंडियरमेंट का मतलब क्या हो गया? देखो, जो चीज आपको बहुत ज्यादा प्रिय लग रही है वो हो गया है इंडियरमेंट आपके लिए। ठीक है, मतलब जो ऐसा दिखाए कि भाई तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रिय हो या तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हो, इसको बोलते हैं इंडियरमेंट। तो वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। अब यहाँ पे प्रेज है, फॉन्डनेस है, कन्विक्शन और विजडम है। देखो विजडम, कन्विक्शन और प्रेज तो हट जाएगा, क्या बच रहा है? फॉन्डनेस, मतलब जो बहुत ज्यादा प्रिय दिखाए या प्यार दिखाए उसको बोलते हैं इंडियरमेंट या फिर फॉन्डनेस। तो 54 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 55।
55 वाला क्वेश्चन यहीं पे ही है, हाँ बिल्कुल यहीं पे ही है। देखो यहाँ पे 55 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरेंस, हमें पेशेंस और फॉरबियरेंस को फॉलो करना चाहिए, मतलब पेशेंस और फॉरबियरेंस के साथ में रहना चाहिए। तो फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में रिस्ट्रेन्ड हो जाना, है ना, मतलब एक क्या हो जाना, अपने आप को कन्फाइंड रखना या अपनी एक कोई लिमिट सेट कर देना, इसको बोलते हैं फॉरबियरेंस। सो वी हैव कंस्ट्रेंट, वी हैव इनकरेजमेंट, वी हैव रिस्ट्रेंट एंड वी हैव सपोर्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। तो फॉरबियरेंस का मतलब होता है बेटा रिस्ट्रेंट हो जाना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 क्वेश्चन बोल रहा है, हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसके जो गिबस लुक्स हैं वो उसको बाकी लोग से अलग बनाते हैं। अब गिबस का मतलब यहां पे एक ही वर्ड लिखा हुआ है, बाकी सारे बेकार हैं। देखो गिबस का मतलब है बहुत ज्यादा भद्दा सा होना या अजीब सा होना, तो यहां पे स्मार्ट, चार्मिंग और डिसेबल्ड तो हट जाएगा, डिसेबल्ड की बात नहीं आएगी, इट वुड बी हंच्ड। His hunched looks makes him different from others, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलो 57 पे आते हैं। She tormented me with her detached behavior। Tormented का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा दुखी करना, बहुत दुख पहुंचाना या बहुत ज्यादा उदास कर देना किसी को, ये होता है tormented। So she tormented मतलब बहुत ज्यादा दुखी कर देना या उदास कर देना, इसका मतलब होता है दुखी या उदास कर देना, ठीक है। थ्रेटेंड नहीं, इग्नोर्ड भी नहीं। कजोल का तो मतलब ही नहीं, यहां पे कजोल का मतलब होता है किसी को चीट कर लेना, इट वुड बी डिस्ट्रेस्ड, यहां पे डिस्ट्रेस्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुखी कर देना या किसी को परेशानी में डाल देना, टॉर्मेंटेड का भाई यही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 58। हर पियरलेस मैनर्स वर नोटिस्ड। अब पियरलेस मैनर्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करनी है। ऑप्शंस में है लवेबल, फिर है राउडी, फिर है इररिलेवेंट और फिर है अनइक्वल्ड। अब पियरलेस का मतलब क्या होता है, ये अगर हमें मालूम हो तो इसका आंसर हम फटाफट कर दें। देखो पियरलेस का मतलब होता है जो चीजें क्या होती हैं बेटा, देखो पियर का मतलब होता है जो साथ वाले होते हैं, पियर का मतलब होता है जो साथ में होते हैं, मतलब जो हमारे पैरेलल या जो हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। पियरलेस का मतलब होता है जो किसी को इक्वल ना माने, जो ऐसा मान रहा हो कि नहीं हम सबसे अलग हैं, हम सबसे ऊपर हैं, इस बिहेवियर को बोलते हैं पियरलेस। तो लवेबल, राउडी और इररिलेवेंट तो बाहर है, क्या हो जाएगा अनइक्वल्ड। समझ आ रही बात। सो पियरलेस का मतलब होता है अनइक्वल्ड, मतलब अपने आप को या तो सबसे सुपीरियर मानना या सबसे ज्यादा इंफीरियर मानना, एकदम लोगों से अलग मानना इज द बिहेवियर दैट इज टर्म्ड एज पियरलेस, और इसका भाई क्या हो जाएगा अनइक्वल्ड हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। He studied mensuration carefully। अब mensuration का मतलब क्या होता है, देखो ये बना किस वर्ड से, अगर हमें ये मालूम चल जाए तो पता चल जाएगा। देखो mensuration का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट या नापना किसी भी चीज को, इसका मतलब होता है नापना। मैथ्स में आपने mensuration पढ़ा है, इसका मतलब होता है नापने का, जो एंगल नापते हैं या एरिया नापते हैं, इसको mensuration बोलते हैं। सो मेजरमेंट है, क्वेश्चन है, कंक्लूजन और लेसन है, डी सी बी बाहर हो रहा है, यहां पे हो रहा है मेजरमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही स्टडीज मेजरमेंट केयरफुली, या मेंसुरेशन या मेजरमेंट सेम चीजें होती हैं। तो 59 जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। स्मोदर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसको। स्मोदर्ड का मतलब होता है जो भी चीजें हैं उसको ठीक तरीके से हटा दें या निकाल दें। तो यहां पे लाइटेड है, सराउंडेड है और डाउज्ड है और सॉ है, क्या हो जाएगा डाउज्ड हो जाएगा इसका भाई। सो स्मोदर्ड का मतलब क्या निकल रहा है डाउज्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाना पड़ेगा, ठीक। देखो यहां पे बढ़िया चीज ये है कि जब भी आपको एक सेंटेंस में कोई वर्ड अंडरलाइन मिलता है तो काफी हद तक आप उसका सेंस निकाल सकते हो, है ना। अब इस सेंस के बेसिस पे हम बाकी वाले वर्ड्स को देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ लॉजिक से कौन सा वाला बाहर हो रहा है, और इस तरीके से हम एलिमिनेशन के थ्रू चले जाते हैं अपने एग्जैक्ट आंसर पे। ये एक तरीका होता है। बाकी अगर आप वर्ड्स को याद रखोगे तो और बढ़िया चीज है, ताकि आपको कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी और आप फटाफट उनके आंसर्स को कर पाओगे बेटा। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए देखो क्या है, एंटोनिम्स की बात करनी है। अब एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो अपोजिट मीनिंग्स होते हैं उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। मतलब इसमें आपको उल्टा मीनिंग दिखाना होगा। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से वर्ड्स आपको दिखाने हैं। तो डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करेंगे और फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। डायरेक्शंस कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन consists of sentences with an underlined word followed by 4 words or group of words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. सीधा सा काम करना है आपको। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। अब इस अंडरलाइन वर्ड को आप देखिए, इसको पढ़िए
और बताइए इसी का ऑपोजिट मीनिंग वाला कौन सा ऑप्शन यहां पे आपको दिख रहा है। तो चलो पढ़ते हैं। ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर। डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या है बेटा? खत्म कर देना या कैंसिल कर देना। यहां पे क्या है? कैंसिल कर देना या खत्म कर देना। ठीक है, कोई भी टास्क को खत्म कर देना या कैंसिल कर देने को बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर दिया। सो डिप्यूटेड है, रिज्यूम्ड है, सीज्ड है, कंसील्ड है। देखो डिप्यूटेड, रिज्यूम्ड, सीज्ड और कंसील्ड में से तो दो ऑप्शन यहां से ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। कौन से वाले? यहां पे बाहर हो जा रहा है कंसील्ड और फिर यहां पे बाहर हो जा रहा है सीज्ड। तो कंसील्ड और सीज्ड यहां से ऐसे ही बाहर हो गया। बच क्या रहा है? डिप्यूटेड। इसका मतलब भी चले जाना या हटा देना। फिर क्या हो रहा है? रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब है कंटिन्यू रखना। रिज्यूम का मतलब है कंटिन्यू रखना। तो अगर मुझे कंसील का या कैंसिल का ऑपोजिट देखना होगा तो क्या लिखेंगे? कंटिन्यू लिखेंगे। तो रिज्यूम्ड या कंटिन्यू इसका सही ऑपोजिट या उल्टा मीनिंग हो जाएगा, इसीलिए बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, 62 देखते हैं बेटा। द टीचर शाइडेड द प्यूपिल। शाइडेड का मतलब क्या होता है? टीचर ने क्या किया बेटा? बच्चे को क्या किया? बच्चे को डांटा। चाइल्ड का मतलब है चीखना, चिकारना या बच्चे को धुतकारना कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे चाहिए इसका ऑपोजिट मीनिंग चाहिए। अब इसके लिए मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसने क्या किया हो? बच्चे को सराहना किया हो, बच्चे को इंकरेज किया हो, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेज किया हो, ये वाले वर्ड चाहिए। सो चाइल्ड का जो सिनोनिम है वो होगा एडमोनिश, इसलिए ये बाहर है। रिप्रिमांडेड का मतलब भी डांटना होता है तो ये भी बाहर है। रिप्रूव्ड का मतलब भी सेम वही है और कमेंडेड का मतलब होता है बच्चे की तारीफ करना। तो यहां पे डांटा जा रहा था, फटकारा जा रहा था, इसका ऑपोजिट चाहिए तो कमेंडेड हो जाएगा या प्रेज्ड हो सकता था इसकी जगह पे, या फिर इनकरेज्ड भी हो सकता था, तो भी इसका करेक्ट आंसर ले लेते। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 62। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 63, देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। 63 एंड 64। आई चेरिश योर कंपनी। चेरिश का मतलब है मैं बहुत खुश हो जाता हूं या फिर मुझे बहुत मजा आती है तुम्हारी कंपनी में या फिर मैं जब तुम्हारे साथ में रहता हूं। चेरिश का मतलब क्या हो गया? मैं वाहवाही करता हूं, तारीफ करता हूं, अच्छा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव नोट में। अब बात करेंगे यहां पे इसका ऑपोजिट क्या है बेटा। तो चेरिश का यहां पे ऑपोजिट में अगर हम देखें, वैल्यू इसका भाई हो गया, मतलब नहीं हो सकता। अडोर मतलब पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। सस्टेन का मतलब पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। डेप्रिकेट का मतलब है मैं इसको बहुत ज्यादा नीची तरीके से देखता हूं या बहुत ज्यादा गिरी नजर से देखता हूं, मैं इसको बहुत बुरा मानता हूं। तो यहां पे चेरिश का ऑपोजिट क्या हो रहा है? डेप्रिकेट यहां पे आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 64। द हाउस वॉज फुल ऑफ केओस। केओस का मतलब है शोर शराबा, पैंडेमोनियम, बहुत ज्यादा रकस था वहां पे, बहुत ज्यादा शोर शराबा था। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे कोई चीज एकदम प्रॉपर तरीके से है तो ये चीज यहां पे केओस का उल्टा हो जाएगी। लेकिन ऑप्शंस ढूंढेंगे अगर हम यहां पे तो क्या होगा? केओस का मतलब जैसे निकल रहा है कि कोई भी चीज प्रॉपरली सेट नहीं है, शोर शराबा, शोरगुल, चीजें बिल्कुल एकदम हे वायर्ड तरीके से मिक्स्ड है। अब इसका ऑपोजिट चाहिए। डिसऑर्डर तो भाई हो जाएगा, ऑपोजिट नहीं होगा। कंफ्यूजन की बात यहां पे नहीं हो रही है कि उसका भाई हो गया। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है सेम सेम लगना, लेकिन यहां पे ऑर्डर जो होगा ये होगा इसका करेक्ट फॉर्म। सो केओस का जो ऑपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी ऑर्डर। केओस का मतलब होता है सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है, ऑर्डर का मतलब है सब कुछ प्रॉपरली यहां पे लगा हुआ है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम होना। अब यहां पे सेम बुरी तरीके से भी हो सकता है, अच्छी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन केओस का मुझे उल्टा अगर चाहिए तो मुझे उसका अच्छी तरीके से ही रिप्रेजेंट करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट चॉइस बन रहा है बेटा। 65th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वी वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग्स। सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज एक्सक्यूज मी। अब यहां पे बोला वी वर्शिप सेलेस्टियल थिंग्स। अब सेलेस्टियल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो क्या है, जैसे अर्थ है उस तरह की जो चीजें होती हैं उनको सेलेस्टियल बोलते हैं। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज बोला ना, तो अर्थ से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी उन सबको सेलेस्टियल बोलेंगे। सो वी हैव देखो सेलेस्टियल का मतलब है, सॉरी यहां पे मेरे को बताना है सेलेस्टियल का सिमिलर। सो सेलेस्टियल का अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि जो हेवनली बॉडीज होती है, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ये लोग क्या होती हैं? जो अर्थ के अलावा बॉडीज होती हैं, जितनी चीजें अर्थ के अलावा एग्जिस्ट कर सकती हैं, इनको हम सेलेस्टियल बोलते हैं। जैसे मान लो ऐसी कोई चीज है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं फिलहाल अभी, वो सेलेस्टियल बॉडीज हो गई है ना, मतलब नेवर एंडिंग टाइप की। अगर हम मान लो इसका ऑपोजिट ढूंढना हो तो अर्थली इसका ऑपोजिट क्यों होगा? क्योंकि ऐसी चीजें जो सच में एग्जिस्ट कर रही हैं दैट वुड बी अर्थली। और सेलेस्टियल मतलब जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन सिर्फ थॉट्स में, सिर्फ इमेजिनेशन में, हम उसको ऐसा रियल टाइम में नहीं देख सकते, उसको सेलेस्टियल बोलते हैं। सो हम वर्शिप किसकी करते हैं? सेलेस्टियल बीइंग्स की। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अर्थली मतलब जो सच में हमारे पास में है। यूटोपियन इज अनरियल, बाहर हो जाएगा। ट्रांसेंडेंटल ये भी बाहर, रिचुअल ये भी बाहर। क्या बच रहा है? अर्थली बच रहा है। सेलेस्टियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो रियल में एग्जिस्ट फिलहाल नहीं करती हुई दिख रही, इसलिए उसको सेलेस्टियल बीइंग्स या सेलेस्टियल बॉडीज भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 66 पे।
66 का है मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट लोग वो होते हैं जो लोग बहुत कम बोलते हैं, बहुत प्रिसाइज बोलते हैं, या अपनी बात को अंदर ही दबा के रखते हैं कि कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए और मैं फंस ना जाऊं। सो रेटिसेंट ये लोग हो गए। अब गैरुलस लोग कौन है भैया? जो बहुत सारा बोल रहे हैं। टैसिटन कौन है? जो अपनी बात को अंदर रखे हुए है, टैसिटन बाहर है। रिजर्व्ड कौन है? जो अपनी बात को अंदर रखे हुए बाहर हो गया। क्वाइट भी चुप है तो ये भी बाहर हो गया। क्या बच रहा है? गैरुलस, जिसका मतलब होता है खूब ज्यादा बोलने वाला। गैरुलस मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, रेटिसेंट का मतलब है शांत। तो इसका ऑपोजिट क्या लेंगे बेटा? खूब ज्यादा बोलने वाला, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? खूब ज्यादा बोलने वाला। सो ए ऑप्शन के साथ में हमें 66 नंबर क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। ही वॉज रैदर चाइल्डिश। अब यहां पे दो बातें हैं, एक होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है इनोसेंट और चाइल्डिश का मतलब होता है बेवकूफी भरा। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? बेवकूफी भरा। अब हमें यहाँ पे चाइल्डिश का नहीं, अब हमें चाइल्ड लाइक का नहीं, हमें चाइल्डिश का बताना है। अब चाइल्डिश का ऑपोजिट क्या देखेंगे बेटा? इनफैंटाइल। अब देखो यहाँ पे इनफैंटाइल बाहर हो जाएगा, हार्मोनियस भी गलत है, ना सिमिलर है ना ऑपोजिट है, एक्सक्विजिट की बात भी नहीं होगी। सीजन्ड का मतलब है वो चीजें चाइल्डिश से ऑपोजिट हो गई, है ना। मतलब जो ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस को होल्ड किए हुए उसको सीजन्ड बोलते हैं। तो चाइल्डिश का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सीजन्ड हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। जॉन इज अ मैग्नीलोक्वेंट पर्सन। मैग्नीलोक्वेंट कौन होता है? जो लोग बहुत लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं कि भाई मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मेरे को इतनी भूख लगी मैं 100 समोसे खा जाऊंगा, ऐसी बातें जो बोलते हैं इनको मैग्नीलोक्वेंट बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आंसर के लिए हमें कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यह है पॉम्पस, मतलब जो बड़े बड़े चीजें शो ऑफ करे। टर्जिड का मतलब भी सेम हो गया। लॉफ्टी का मतलब भी वही लुभावने वाला हो गया। टर्स की बात कर लेंगे तो मैग्नीलोक्वेंट का ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब जो एकदम टू द पॉइंट बात करे या प्रिसाइजली चीजों को बताए, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें छोड़े, उसको बोलते हैं टर्स। सो मैग्नीलोक्वेंट का ऑपोजिट क्या हो रहा है बेटा? टर्स। ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहां पे चलना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 और 70 की। हिज क्लैंडस्टीन अफेयर्स वर सस्पिशियस। उसके जो क्लैंडस्टीन अफेयर्स थे वो सस्पिशियस थे, मतलब लोग उस चीज पे डाउट किया करते थे। अब इसकी बात यहां पे करी जा रही है। अब क्लैंडस्टीन का मतलब क्या है बेटा? ऐसी चीजें जो छुपा छुपा के करी जाती हैं उसको क्लैंडस्टीन बोली जाती हैं। जैसे मान लो आप जैसे ही आओ तुरंत मैं कोई भी चीज अपनी पॉकेट में छुपा लूं, अब ये क्लैंडस्टीन बिहेवियर हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लैंडस्टीन। अब यहां पे क्या हो रहा है? अब क्लैंडस्टीन का ऑपोजिट ढूंढना है, तो क्लैंडस्टीन का ऑपोजिट के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए जो क्लियरली दिख रहा हो, जो क्लियरली दिख रहा हो हमें। अब क्वेश्चंस हमारे पास ऑप्शंस है। कोवर्ट बाहर हो जाएगा, फ्यूटिव भी बाहर हो जाएगा, अननोन भी जो पता ही नहीं है। कॉन्स्पिक्यूअस की बात करेंगे जिसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल होता है कोई चीज, उसको कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं। क्लियरली विजिबल जब कोई चीज होती है इसको कॉन्स्पिक्यूअस कहा जाता है। ठीक है, चलो 70th क्वेश्चन पे आते हैं। सम एनिमल्स लिव अ डॉर्मेंट लाइफ। डॉर्मेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सोए सोए से रहते हैं या स्लीपी लाइफ, है ना। मतलब ठीक है यार, कोई आ रहा है आने दो, हम तो आराम से सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स या कुछ एनिमल्स हमेशा डॉर्मेंट लाइफ को जीते हैं। अब अगर हम बात करें डॉर्मेंट की तो इसका ऑपोजिट चाहिए, मतलब ऐसा ऑप्शन चाहिए जो क्या बता रहा हूं, इसका ऑपोजिट। मतलब स्लीपी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक्टिव रहना, कि भाई जैसे डॉग्स होते हैं, जैसे कोई आया तुरंत एक्टिव हो गए। तो डॉग्स कौन सी लाइफ जीते हैं? स्लीपी लाइफ नहीं जीते हैं, डॉर्मेंट लाइफ नहीं जीते हैं, इसका ऑपोजिट वाला जीते हैं। तो लेटेंट नहीं है यहाँ पे, लेटेंट मतलब छुपा हुआ। इनर्ट भी बेकार है, इनर्ट मतलब इनएक्टिव, तो इसका भाई हो गया। स्लगिश का मतलब भी थका हारा सा, तो ये भी भाई हो गया। देन वी हैव एक्टिव, जिसका मतलब होता है एकदम हर टाइम चौकन्ना होना, जिसको लाइव वायर भी कहा जाता है। इसके लिए एक वर्ड आता है लाइव वायर। वर्ड नहीं है ये, एक्चुअली में ईडियम है। इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो हमेशा एनर्जेटिक या हमेशा एंथुसियास्टिक है कोई भी काम करने के लिए, इसको लाइव वायर या एक्टिव कहते हैं। तो 70 नंबर वाला क्वेश्चन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। अब 71 में हमारे पास में क्लोज कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है। इसके लिए हमें क्लोज कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट दोनों में से कोई भी डायरेक्शंस में वर्ड्स में मिल सकता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लोज कॉम्प्रिहेंशन लिखा है या क्लोज कंपोजिशन लिखा है या क्लोज टेस्ट लिखा है, हर केस में हम सेम ही बात को मानेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे डायरेक्शंस क्या कह रहा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheets accordingly। अब आपको सेम वही काम करना है जो हर बार हम इसमें करते चले आए हैं। सीधा सा काम ये होता है बेटा कि यहाँ पे कई सारे सेंटेंसेस लिखे होते हैं, हर सेंटेंस में आपको एक ब्लैंक स्पेस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस की जगह इन्होंने नहीं ब्लैंक स्पेस दिया था, कोई बात नहीं, हम ब्लैंक स्पेस बना लेंगे, पेपर में रह गया था, बट यहाँ पे हम मान लेंगे 71 वाला यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। इसके लिए आपको हैव, आर, विल और शैल दिया है। ठीक है, हर सेंटेंस के बाद में या हर सेंटेंस के बीच में एक ब्लैंक स्पेस होगा।
उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे ABCD नाम से दिए रहेंगे। आपको बताना है किस ऑप्शन को अगर मैं इस ब्लैंक में भर दूं, हर ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस अलग अलग है। देखो 72 के लिए 4 अलग है, 73 के लिए 4 अलग है, 74 के लिए 4 अलग है, ऐसे करके हर ब्लैंक के लिए अलग अलग 4 ऑप्शंस है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन अगर मैं यहां भर दूं तो इसका मीनिंग एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। इतनी सी बात आपको यहां पे करनी है। चलिए देखते हैं डायरेक्शंस कंप्लीट। अब यहां पे बात करते हैं कि ये क्या क्या चीजें पूछ रहा है, उस बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन सी चीजों पे थोड़ा क्लियरली या ध्यान से बात करनी है। अब ये कह रहा है बैड हैबिट्स, देखो बुरी आदतों की बात यहां से शुरू हो रही है। बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग डैश वेरी इजी टू एक्वायर, हैव वेरी इजी टू एक्वायर। अब ये लोग थोड़ी एक्वायर करते हैं, इन लोगों को हम एक्वायर कर लेते हैं, तो हैव लगाना यहां पे गलत होगा। विल वेरी इजी तो कुछ नहीं होगा, विल भी होता तो चल जाता, शैल भी होता तो चल जाता, क्या हो जाएगा आर वेरी इजी टू एक्वायर, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आर वेरी इजी टू एक्वायर। देखो इतना सिंपल है, अगर आप रोज रेगुलरली रीडिंग ही कर रहे हो तब भी ये वाले जो क्लोज कॉम्प्रिहेंशन होते हैं या क्लोज कंपोजिशन होते हैं ना, ये बिल्कुल आसानी से आंसर हो जाते हैं बेटा। फिर देखो वन शुड फाइट डैश द फोर्स ऑफ हैबिट। अब किसी भी एक को क्या करना चाहिए, वन शुड फाइट डैश द फोर्स ऑफ हैबिट। अब आदमी को लड़ना है किसी से, फोर्स ऑफ हैबिट से। अब इसके लिए हम कौन सा वाला देख सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझो। वन शुड फाइट डैश द फोर्स ऑफ हैबिट, फाइट फ्रॉम, फाइट फॉर, फाइट ऑफ या फाइट अगेंस्ट। अब अगर आपको इससे बचना है तो वन शुड फाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ हैबिट, आदत जो लगी है उसके अगेंस्ट में आपको लड़ना पड़ेगा। सो यहां पे फ्रॉम, फॉर और ऑफ हटेगा, फाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ हैबिट। अगर आपको कोई आदत छुड़वानी होती है बेटा, सो यू ऑलवेज फाइट अगेंस्ट दैट थिंग, इसलिए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ हैबिट को हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। इवन गुड थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल व्हेन डन डैश एक्सेस। हालांकि बहुत सारी जो अच्छी चीजें होती हैं वो भी बहुत हार्मफुल हो सकती हैं अगर बहुत एक्सेस में किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप करोगे तो ये अच्छी चीजें भी होती हैं जो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। अब कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, अगर अच्छी चीजों को भी बहुत ज्यादा करोगे when done in excess, है ना, तो टू एक्सेस नहीं इन एक्सेस, मतलब अगर बहुत ज्यादा किसी चीज को करोगे तो अच्छी चीज भी हार्मफुल हो जाएगी। सो when done in excess मतलब ज्यादा किया गया अगर तो वो हार्मफुल हो जाएगा। सो when done in excess इकलौता ऑप्शन यहां पे फिट यही होगा। द वाइज मैन इज कॉन्शियस, जो वाइज मैन है, द वाइज मैन इज कॉन्शियस डैश हिज बैड हैबिट्स एंड चेक्स देम प्रॉम्प्टली। जो वाइज मैन है, जो बुद्धिमान आदमी है, वो क्या होता है, कॉन्शियस डैश हिज हैबिट्स। वो कॉन्शियस होता है किस चीज के लिए, कॉन्शियस डैश हिज हैबिट्स। तो अबाउट है, विद रिगार्ड टू है, कॉन्शियस विद रिगार्ड टू कुछ नहीं होता, कॉन्शियस ऑफ हिज बैड हैबिट्स या विद हिज बैड हैबिट्स। देखो विद गलत है, यहां पे तो अबाउट हो सकता है तो ऑफ हो सकता है। हम कौन से वाले के साथ में जाएंगे, ध्यान से समझो। द वाइज मैन इज कॉन्शियस ऑफ हिज बैड हैबिट्स, कॉन्शियस ऑफ हिज बैड हैबिट्स। अबाउट का मतलब आप कुछ लिख के दिखाओ, ठीक है, तो ऑफ हिज बैड हैबिट्स एंड चेक्स देम प्रॉपरली, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाएंगे। द वाइज मैन इज कॉन्शियस ऑफ हिज बैड हैबिट्स and checks them promptly. The use of tobacco has spread all dash the world. एक ही ऑप्शन यहां पे फिट हो सकता है, The use of tobacco has spread all dash the world. कौन सा ऑप्शन, सिंपल सा है ये, the spread of tobacco has spread, the use of tobacco has spread all dash the world, all around the world हम ले सकते हैं, या all of, all over the world. The use of tobacco has spread all over the world, all over the world. सी ऑप्शन, डी हटाएंगे, ए हटाएंगे, कौन सा ऑप्शन, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट चॉइस बन जाएगा। ठीक है, चलो। Those who have acquired this bad habit, जिन्होंने ये बैड हैबिट एक्वायर कर ली है, those who have acquired this bad habit would dash be able to get rid of it. जिन्होंने ये बुरी आदत को सीख लिया है वो बहुत मुश्किल से ही इस आदत से छूट पाएंगे। देखो वुड सेल्डम बी एबल गलत है, वुड बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, इनमें से कुछ हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सा वाला सेलेक्ट करें कि इसका कॉन्टेक्स्ट गलत ना हो। देखो इन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये इस आदत को सीख लिया है वो मुश्किल से ही इस आदत को छुड़ा सकते हैं। तो जब भी बात आ जाएगी बहुत मुश्किल से या ना के बराबर की, तो बेयरली, स्कार्सली और हार्डली और रेयरली जब भी आएगा तो हार्डली को हमेशा प्रेफर करेंगे बेटा। वुड हार्डली गेट रिड ऑफ या वुड हार्डली बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट, इसको हमेशा ध्यान रखिए। जब भी बेयरली, स्कार्सली, हार्डली या रेयरली में बात आएगी तो हार्डली को प्रेफर करेंगे हमेशा जब भी जीरो के बराबर बात करने की बात होगी तब। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे आएंगे, अल्कोहल विच इज मोर कॉमन इन कोल्ड कंट्रीज देन इन वार्मर वंस डज नोबडी एनी गुड एंड शुड बी अवॉइडेड डैश।
अच्छा, कह रहा है कि अल्कोहल की अगर हम बात करें जो ठंडे देशों में ज्यादा प्रचलित है ना, एज कंपेयर टू जो वार्म वाले देश हैं उन जगह पे, है ना, ये किसी को कोई नोबडी डज नोबडी एनी गुड, और किसी को ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, शुड बी अवॉइडेड डैश, और इसको भी इसी साथ में अवॉइड कर देना चाहिए। पर्टिकुलरली, ऑल टुगेदर, एट, हैबिचुअली, देखो ये तो कोई मतलब नहीं बना रहा है, डिस्क्रीटली का भी मतलब नहीं है, पर्टिकुलरली या ऑल टुगेदर। देखो यहां पे कह रहा है अल्कोहल जो या अल्कोहल जो पर्टिकुलर है कहां पे, कोल्ड कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है और वार्म कंट्री से ज्यादा कोल्ड में ये कॉमन है, ठीक है। डज नोबडी एनी गुड एंड शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर, और इसको हम सबको मिलके क्या करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए बेटा, ठीक है। पर्टिकुलरली नहीं, पर्टिकुलरली का मतलब है गर्म वाले में ही छोड़ो, ठंडी वाले में खूब शराब पियो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। सो ऑल टुगेदर मतलब में एक साथ इसको छोड़ देना चाहिए। चलिए बाकी बात करेंगे, अल्कोहल इवन इफ टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, अल्कोहल को अगर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, डैश टू अफेक्ट वन्स हेल्थ, डैश टू अफेक्ट वन्स हेल्थ, अल्कोहल इफ टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, अगर अल्कोहल को स्मॉल क्वांटिटी में भी ले रहे हैं, यहां पे देखो क्वांटिटीज के बेसिस पे वर्ब नहीं चाहिए, यहां पे दो कॉमा के बीच में कुछ लिखा है, इवन इफ टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब इन दो कॉमा के पहले जो चीज लिखी है इस बेसिस पे वर्ब लगाएंगे। सो अल्कोहल even if taken in small quantities tends to, does, levels और denies, देखो ये सारे बाहर हो रहे हैं, यहां पे क्या लगा देंगे, tends to affect one's health, क्या करता जाता है, एक आदमी की हेल्थ को खराब करता जाता है। तो does, levels और denies तो यहां से कोई मतलब ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में कनेक्ट करने के बाद कोई सेंस भी निकलना चाहिए। It would be tends to affect one's health. For the victims of alcoholism, dash helps but this condition cannot be cured, ठीक है, because the victim of alcoholism dash helps, this diagnose, challenge, treatment या chronic helps, for the victims of alcoholism dash helps, क्या हेल्प करता है बेटा, देखो यहां पे ध्यान से, क्या हेल्प करता है इस चीज के बारे में बताना है अब हमें, तो क्या करेंगे, डैश हेल्प्स बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड, इस कंडीशन को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो भी लोग विक्टिम होते हैं अल्कोहलिज्म के, उसको क्या चीज हेल्प करता है, लेकिन ये कंडीशन को कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट होगा, डायग्नोस करने से हेल्प नहीं होती है, चैलेंज से हेल्प होगी नहीं, क्रोनिक में हेल्प कुछ दिख नहीं रहा है, तो डी भी बाहर, क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटमेंट हेल्प्स बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड, है ना। ट्रीटमेंट हेल्प तो करेगी लेकिन ये कंडीशन को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म इंक्लूड रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन, जो सिम्टम्स है इसके कि अल्कोहलिज्म है कि नहीं, ये क्या इंक्लूड करता है, ये क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत बार या रिपीट करना, अल्कोहल को कंज्यूम करने को रिपीट करना, अल्कोहल कंजम्पशन डैश रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यूज, इसका मतलब क्या है, इसके बाद भी देखो सिम्टम्स जो है अल्कोहलिज्म के वो क्या दिखाता है कि भैया रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन है, रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यूज, लीगल और हेल्थ इश्यूज के बाद भी, इसके बाद भी या इसके बावजूद भी अल्कोहल कंजम्पशन लगातार चलता रहता है। तो बावजूद या बाद भी के लिए हमारे पास में क्या होता है बेटा, इन स्पाइट ऑफ होता है या डिस्पाइट होता है। सीरियस मीनिंग और थेरेपेटिक की बात करके हटा के यहाँ पे डिस्पाइट लगा देंगे, क्योंकि इन स्पाइट होता तो ऑफ चाहिए होता, यहाँ डिस्पाइट है तो बिना ऑफ का भी चलेगा, इसलिए बी ऑप्शन को यहाँ पे फिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म इंक्लूड रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन डिस्पाइट रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस आ चुका है, सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, देखना है कि कौन सा वाला पार्ट कनेक्ट होकर सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करते हैं। फॉलोइंग आइटम्स फीचर वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया है जिसका आधा पार्ट लिखा हुआ है, बाकी आधे पार्ट के लिए आपको पढ़ना है ABCD में से कौन सा वाला ऑप्शन सही तरीके से इसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलो 81 पढ़ते हैं। I stopped seeing her, for she moved to the city, as long as she moved to the city, no sooner than she moved to the city, because she moved to the city। देखो I stopped seeing her, for she moved to the city ये हो गया, यहाँ पे because she moved to the city ये हो गया, ये दोनों सही हैं। as long as और no sooner than she moved to the city दोनों गलत हैं। क्या हो रहा है, A बच रहा है और D बच रहा है। for she moved to the city लिखा है और because she moved to the city लिखा है। हम यहाँ पे for जबरदस्ती का नहीं लगाएंगे जब हमारे पास में B ऑप्शन या because वाला चीज अवेलेबल है, ठीक है बेटा। because का काम for भी करता है, लेकिन for को हर जगह नहीं लगा सकते, कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही लगा सकते हैं, इसलिए for को ना प्रेफर करते हुए हम because पे बात करेंगे। for कब लगाते हैं, ऑलरेडी हमने गोल्डन रूल्स में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो I stopped seeing her because she moved to the city, it would be option number D, that is the correct choice। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है, he led the caravan,
उसने जो कारवां चल रहा था उसको आगे आगे जाने दिया या फिर उसने उसको लीड किया, जो भी है। He led the कारवा। अब 82 में ऑप्शन है whenever he wanted to go, whichever he wanted to go, wherever he wanted to go, whomsoever he wanted to go। अब इससे सस्ता या इससे सिंपल क्वेश्चन आपको और क्या मिलेगा? उसने कारवां को जाने दिया या वो कारवां के साथ चला या कारवां को वहीं ले जाने लगा। whenever, whichever, whomsoever नहीं, wherever he wanted to go। जहां जहां वो जाना चाहता था वहां पे वो कारवां को लेके गया। सीधी सी बात है, whenever he wanted to go का कोई मतलब नहीं बन रहा है, wherever he wanted to go की बात हो रही है ना। उसने कारवां को वहां लेके गया जहां जहां वो खुद जाना चाहता था। तो whenever तब लगाते जब wherever का हमें मतलब नहीं, wherever नहीं मिल रहा होता तब हम whenever लगाते। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज wherever he wanted to go। जहां पे वो जाना चाहता था वहां पे वो कारवां को लेके चला गया। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड। अब देखो, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब इसमें हम क्या ले सकते हैं? देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल सकम, यू विल पास, यू विल फेल, यू विल बी प्रमोटेड। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, है ना, तुमको प्रमोट नहीं किया जाएगा या तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। अब यहां पे हमारे पास में यू विल सकम, यू विल पास, यू विल फेल, यू विल बी प्रमोटेड, कौन सा वाला कॉन्टेक्स्ट में फिट करें तो आंसर सही आ सकता है। ध्यान से देखो, जब तक तुम अगर तुम वर्क नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, है ना। जब तक तुम वर्क नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते थे। यू विल सकम हटाएंगे, यू विल पास हटाएंगे, यू विल फेल लेंगे और यू विल बी प्रमोटेड भी हटा देंगे। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम हमेशा फेल ही होते रहोगे। सो ऑप्शन नंबर सी इकलौता आंसर है जो लॉजिक दे रहा है यहाँ पे। इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये कह रहा है जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम हमेशा फेल रहोगे। सो सी इज द ओनली चॉइस दैट मेक सेंस। 84 देखो, हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड। अब यहां पे हमने क्या सीखा था? ये बेटा कंडीशनल की बात कर रहा है क्योंकि यहां पे हैड लिखा हुआ है जो V2 है। इफ को हटा के कंडीशनल लिखने का ये दूसरा तरीका होता है जिसमें हम एक पार्ट में हैड लगा देते हैं, जो इफ वाला पार्ट होता है उसमें हैड लगा देते हैं और बाकी वाले में हम क्या लगाते हैं बेटा? एक पास्ट मॉडल लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देते हैं। ठीक है, ए बोल रहा है आई वुड फ्लाई अवे, आई शुड फ्लाई अवे, आई विल हैव फ्लोन अवे या आई कुड हैव फ्लोन अवे। देखो, कुड हैव प्लस V3 और विल हैव प्लस V3 तो बाहर हो जाएगा। वुड फ्लाई अवे या आई शुड फ्लाई अवे। देखो, अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं क्या करता? आई शुड फ्लाई अवे, नहीं आई वुड फ्लाई अवे, मैं उड़ जाता, मुझे उड़ जाना चाहिए था, ये थोड़ी बोल रहे हैं, इसलिए शुड यहां पे नहीं लगेगा। 84 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलो 85 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? ही वुड बी हैप्पियर, he would be happier। अब इसके साथ में कौन सा वाला हम फिट कर सकते हैं? he would be happier, was he more honest, had he more honest, should he be more honest, were he more honest। अच्छा, he would be happier, were he more honest। अब यहां पे भी बेटा लिखा जा रहा है कंडीशनल के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको ये पता है कि हम कंडीशनल में was तो लिख ही नहीं सकते हैं, बाकी had आएगा नहीं क्योंकि यहां पे had का कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी would ले चुका है ना। जो V2 था वो V2 यहां पे नहीं ले सकता क्योंकि had के लिए हम were को प्रेफर करते हैं। तो अगर हम B और D में कंपेयर करें तो had यहां पे गलत हो जाएगा। were he more honest लगा देंगे, C को हटा देंगे यहां पे क्योंकि should he be more honest की बात यहां पे नहीं कर सकते। V2 ही कर सकते हैं जिसमें B और D बच रहा था और इसमें से भी प्रेफर हम वर को करेंगे क्योंकि हैड यहां पे बात को गलत करने लग जाएगा। सो वर ही मोर ऑनेस्ट को यहां पे लगा देंगे और ये बन जाएगा करेक्ट आंसर। ही वुड बी हैप्पियर, वर ही मोर ऑनेस्ट। अगर वो और ज्यादा ऑनेस्ट होता तो वो और ज्यादा खुश रहता, इसकी बात यहां पे हो रही है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन। अब नो सूनर के साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा? दैन लगाते हैं। एक बात यहां पे क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है नो सूनर डिड आई अराइव द एयरपोर्ट। नो सूनर के साथ में पेयर किसका होता है? दैन का होता है, ये बात हमको मालूम है। अब देखो, ऑप्शन ए बोल रहा है देन, ऑप्शन बी बोल रहा है देन, डिड यहां पे गलत है, देन द फ्लाइट शैल टेक ऑफ। अब नो सूनर डिड आई अराइव द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट टुक ऑफ, है ना। यहां पे देखो नो सूनर के बाद में वर्ब लिखा है, डिड द फ्लाइट टेक ऑफ, देन द फ्लाइट शैल टेक ऑफ। अब इसमें कौन से वाले के साथ हम जा सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो देन इग्नोर हो जाएगा यहां से क्योंकि देन नहीं लगाया जाता है बेटा, दैन लगाया जाता है। तो दो ऑप्शन बच रहे हैं बी और डी। देन वाले हमारे पास में दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक बच रहा है बी और दूसरा बच रहा है डी। देखो, नो सूनर डिड आई अराइव द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट शैल टेक ऑफ। जबरदस्ती यहां पे शैल लगा दिया जिसने गलत कर दिया क्योंकि नो सूनर वाले किसी पार्ट में शैल या शुड नहीं है, इसलिए डी वाले को हटाएंगे और बी वाले को हम एज अ करेक्ट चॉइस ले लेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट टुक ऑफ। ठीक है, चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखो। आई कुड नॉट बी एंग्री विद हिम, मैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं हो सकता। आई कुड नॉट बी वेरी एंग्री विद हिम या आई कुड नॉट बी एंग्री विद हिम
उसके बाद में बोल रहा है आई हैड आई ट्राइड, शुड आई ट्राई, इफ आई ट्राइड। मैं एंग्री नहीं हो सकता अगर मैं ट्राई करूं भी। तो देखो ये क्या बन जा रहा है, कंडीशनल बन जा रहा है। अगर मुझे यहां पे लिखना होगा तो हैड आई ट्राइड हो सकता है, शुड आई ट्राई हो सकता नहीं है, शुड लगेगा ही नहीं, V2 चाहिए हमें यहाँ पे। इवन आई ट्राइड ये भी गलत है। इफ आई ट्राइड हो सकता था, हैड आई ट्राइड हो सकता था। अगर यहाँ पे मैं सीधे सीधे बात लिख रहा हूं तो इफ आई ट्राइड लिखेंगे, हैड आई ट्राइड नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हैड प्लस ट्राइड अगर लिखोगे तो हैड प्लस V3 बन जा रहा है। और अगर हमने ये किया तो ये रियल वाला बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कुड नॉट भी लिखा हुआ है, मतलब कुड प्लस V1 वाले कॉन्टेक्स्ट से बात हो रही है। तो ये इमेजिनरी का कॉन्टेक्स्ट, इसलिए हैड प्लस V3 नहीं लगाएंगे। ए बाहर, क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इफ आई ट्राइड। मतलब यहाँ पे V2 ही चाहिए था और वही यहाँ पे ले लिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। नंबर 88 पे आते हैं। 88, he knows only so much as I have told him, whichever I have told him, so far as I have told him, या what I have told him। कौन से वाले के साथ में जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। He knows only so much as I have told him, so much तो नहीं लगेगा, गलत हो गया। whichever नहीं, whatever होना चाहिए। so far as I have told him गलत है। what I have told him बिल्कुल सही है। whatever होता तो और अच्छा होता, बट नहीं है तो what के साथ में चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। as you have made your bed, देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को सामने ले आए हैं। as you have made your bed, you must learn to lie, you must adjust with the situation, so you must lie on it so that you can lie on it। देखो as you have made your bed, जैसा कि तुमने अपना बेड बना लिया है या अपना बेड को लगा लिया है, तो तुम्हें अब यहां पे लेट जाना चाहिए। सो ए बी डी हटाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहां पे एकदम फिट हो जाएगा। इसलिए का कॉन्टेक्स्ट यहां पे फिट हो रहा है, सो दैट नहीं। सो दैट का मतलब यहां पे रेफरेंस देने से हो जाता है, यहां पे सो यू मस्ट लाई ऑन इट। सीधा सीधा यहां का नोटेशन हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ ये फिट हो जाएगा। द यंगर मैन हैज मोर मनी, अब जो यंग आदमी था उसके पास में ज्यादा पैसा था। अब यहाँ पे मोर लिखा है मतलब कंपेयर हो गया है, आगे दैन से इसको जोड़ सकते हैं। दैन वाले यहाँ पे देन लिखा है, बाहर हो जाएगा, ऑफ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में दैन ब्रेन्स यहाँ पे यूज हो जाएगा। 90 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे बात करते हैं। देखो 91 बेटा प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर्स वाला क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम में अब दो तरह के फिल इन द ब्लैंक साइन लगे हैं। पहला वाला तो कॉमन होगा, आपको कुछ भी भरना है। दूसरे वाले में आपको प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर्स के कॉन्टेक्स्ट में फिल करना होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रेपोजिशंस फिक्स्ड वाले ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे 91 बोल रहा है ही सक्सीडेड, देखो ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। ये सेम क्वेश्चन 2021 में भी आ चुका है। अगर आपको याद हो पिछले वाले जो पेपर में हमने किया था, सेम यहाँ पे था। यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, बाय डिंट ऑफ करा जाता है। क्या किया जाता है, बाय डिंट ऑफ किया जाता है। यही सेम एरर पिछले वाले में भी आई थी, यहाँ पे भी आ गई है। सो ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क, यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, एक सेकेंड स्क्रॉल कर लेते हैं। 92 नंबर कह रहा है, हाँ 3 क्वेश्चन्स हो गए। चलिए 92 बोल रहा है डैश इज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। अब यहाँ पे 3-4 बातें हैं। विद रिगार्ड टू ड्यू है, ड्यू इज हिल हेल्थ नहीं हो सकती, एज हिल इल हेल्थ। देखो बी और सी तो यहां से बाहर हो गया है। विद रिगार्ड टू इज इल हेल्थ हो सकता है या फिर ओइंग टू हो सकता है। कौन से वाले के साथ जाएंगे, ध्यान से देखो। विद रिगार्ड टू कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, रीजन क्या है। देखो बेटा जब भी हम खुद के लिए यूज करते हैं, जब खुद के लिए यूज करते हैं तो सिर्फ ओइंग टू आता है। कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो हम लगाते हैं ड्यू टू, कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो ड्यू टू लगाते हैं, और लिविंग थिंग होती है तो हम बिकॉज ऑफ लगाते हैं। समझ आ गया, बिकॉज ऑफ लिविंग थिंग, ड्यू टू नॉन लिविंग थिंग, और अगर हम खुद है तो ओइंग टू लगाते हैं। इसलिए ओइंग टू हिज हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस, यहाँ पे इकलौता करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 92 के बाद में लेट्स गेट टू 93। ये कह रहा है दीज आर द गुड रूल्स टू लिव बाय। अब यहां पे देखो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, दीज आर द गुड रूल्स टू लिव बाय। पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले पेपर में यहां पे 2 लिखना था आपको, अंडरलाइन 2 था, 2 यहां से गायब था, और यहां पे बाय लिखा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 लिखा हो और बाय यहां से गायब कर दे, तो वही वाली चीज देखो रिपीट हो चुकी है। यहां पे बेटा बाय हो जाएगा, टू लिव बाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। यहां पे बाकी सारे गलत हो जाएंगे। सेम 2 क्वेश्चन 2021 वाले रिपीट हुए यहां पे, ठीक है। 94, people who are averse dash hard work do not succeed in life। people who are averse dash hard work, averse क्या हो जाता है, averse dash hard work। कौन से वाले के साथ जाएंगे, people who are averse to hard work, जो
हार्डवर्क को नहीं करना चाहते हैं वो हमेशा कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते हैं। तो विद ऑफ रिगार्डिंग नहीं लगा जाता है, एवर्स टू यहां पे बेटा प्रेपोजिशन फिक्स होता है। चलिए बात करते हैं यहां पे 95th नंबर क्वेश्चन की। अ वुमेन who always connives dash her children, a woman who always connives her children to hide their faults is the worst enemy। अच्छा, a woman who always connives dash her children, कौन सा वाला हो सकता है यहाँ पे? a woman who always connives at her children, with by को हटाएंगे, for हटाएंगे, it would be at her children, है ना। जो भी औरत होती है जो अपने बच्चों को ये सिखाती है कि भैया जो भी गलती करी है या फिर जो भी आपने गलतियां करी हैं उसको छुपा दो, तो वो औरत सबसे बुरी होती है, अपने बच्चों की दुश्मन। दिस इज व्हाट सेंटेंस वांट्स टू से। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। वी ट्रैवल डैश मिस्टर बार्थवेल्स कार। भैया ये तो एग्जैक्टली सेम रिपीट हो गया है, 96 वाला भी सेम रिपीट हुआ है। वी ट्रैवल डैश मिस्टर बार्थवेल्स कार, कौन सा हो जाएगा बेटा? इन हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इन हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर बार्थवाल भी उसी कार में बैठे हुए, इसलिए हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एट नहीं, विद नहीं, इनसाइड नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बाय भी आया हुआ था, यहाँ पे बाय नहीं दिया है। ठीक है, पिछले पेपर में बाय लिखा था, इसमें बाय नहीं लिखा है, यहाँ पे इन होगा करेक्ट आंसर। पिछले वाले में भी इन ही हमने किया था। 97 देखो, सुरेश केम होम डैश ट्रेन। सुरेश घर किस चीज पे आया है बेटा? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। सुरेश घर किस चीज पे आया है, इस चीज को इन्होंने पूछा है। इसमें देखो सुरेश घर आया है, अब किसी और की ट्रेन पे तो नहीं चढ़ा ये, तो सीधा सीधा यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। क्या होता है? बाय होता है, ऑन नहीं। इसमें जब हम मोड या सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो बाय लगाया जाता है बेटा। तो सुरेश केम होम बाय ट्रेन की बात करेंगे। ठीक है, 98th और 99th की बात करते हैं। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल डैश अचीव विद डिलीजेंस एंड स्किल। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल डैश अचीव, फॉर अचीव, टू अचीव, इन अचीव या ऑन टू अचीव। देखो ये तो बहुत सिंपल है। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल, फॉर अचीविंग होना चाहिए था तो फॉर गलत, टू अचीव, इन अचीव गलत हो जाएगा, ऑन टू अचीव भी नहीं होगा, टू अचीव हो जाएगा। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव विद डिलीजेंस एंड स्किल। 99th के बारे में बात करते हैं। It is natural for everyone to aspire dash distinction। अब यहाँ पे aspire dash के लिए हमारे पास में ऑप्शन तो कई सारे हैं, लेकिन देखो aspire ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी बहुत कॉमन है और कई बार रिपीट भी हुआ है। हमें पता है aspire के साथ इकलौता ऑप्शन जो है फिक्स होता है प्रेपोजिशन, वो क्या है? for है। सो विद, अबाउट और इनटू को हटाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी फॉर के साथ हम बेटा चल देंगे। ठीक है, 100th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ही इज लाइबल डैश हिज वाइफ्स डेट्स। अब यहां पे लाइबल के साथ में कौन सा लिख सकते हैं? ही इज लाइबल। देखो जब भी कोई आदमी किसी चीज के लिए लाइबल होगा, ही इज लाइबल फॉर, क्योंकि ये के लिए लाइबल हो रहा है ना, और के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सी डी यहां से बाहर हो जा रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। ये आता है कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, यहां पे भैया पैसेज शुरू हो चुका है तो चलो पैसेज को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बाद में करेंगे इनमें जो क्वेश्चन वाले चैलेंजेस हैं उनको आंसर। तो चलिए पहला देखते हैं पैसेज नंबर 1 यहां पे क्या बोल रहा है। ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. ये सारी चीजें मिला के एक इकोसिस्टम बनता है। For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower-bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs, insects, and birds. All these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem. So, a garden is an ecosystem. Other types of ecosystems are forests, ponds, and lakes. These are natural ecosystems, while gardens and crop fields are human man-made ecosystems. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि दो तरह के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, एक मैनमेड हो सकता है। नेचुरल में जैसे गार्डन है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड होके वो इकोसिस्टम पूरा चला रहे होते हैं।
फिर इन्होंने बोला कि जैसे गार्डन है, यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट है, जैसे पॉन्ड है और लेक है, ये लोग क्या होते हैं, ये सब मैनमेड भी होते हैं कई बार। तो ये दो तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इकोसिस्टम जो होता है वो एक दूसरे पे सारा डिपेंड होके चल रहा होता है। मतलब इकोसिस्टम में जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होके ही पूरे इकोसिस्टम को चला पाती हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। 101 देखो क्या कह रहा है, द जनरल टोन ऑफ द पैसेजेस। अब इस पैसेज की जनरल टोन कैसी है बेटा? देखो, क्रिटिकल का मतलब होता है कि कोई चीज क्रिटिसाइज करी जा रही है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है किसी के बारे में, जो हो रहा है उसका ऑपोजिट बोला जा रहा है, तो क्रिटिसाइज तो नहीं किया जा रहा है। सटायर यहां पे नहीं है कि उल्टा कहें कि भाई अच्छा, जैसे मान लो कि कोई बच्चा 10 बजे का स्कूल था और कोई बच्चा 11 बजे आया, अब टीचर ने बोला अरे बाप रे बाप, आप तो काफी जल्दी आ गए, अगर इसी तरीके से जल्दी आते रहे तो स्कूल का सिस्टम ही सुधर जाएगा। अब ये क्या हो गया? सटायर हो गया। सो बी ऑप्शन यहां से बाहर है। एनालिटिकल में एनालाइज करते हैं कि ये वाला ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, चलो सारे पॉइंट्स देख के समझते हैं कि कौन सा वाला बेटर है, ये भी नहीं किया जा रहा। सो एनालिटिकल भी बाहर है। इट वुड बी इंफॉर्मेशनल, जिसमें सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इकोसिस्टम क्या है, कैसे कैसे नेचुरल मैनमेड इकोसिस्टम्स डिफर करते हैं। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंफॉर्मेशनल। ये एक टोन का एग्जांपल है, ठीक है। चलो 102 पढ़ते हैं बेटा। 102 देखो, which of the following is a non-living constituent of the environment? इनमें से कौन सा वाला नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है एनवायरमेंट का? देखो बहुत सिंपल सी चीज है यार, ये बिना पैसेज को पढ़े भी पता चल सकता है। बैक्टीरिया लिविंग है, ग्रासेस लिविंग है, फ्रॉग लिविंग है, विंड यहाँ पे इकोसिस्टम है जो नॉन लिविंग है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं बेटा। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर टू। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, किस चीज को रेफर करते हैं, ये बात आपको बतानी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं करते हैं, नॉन लिविंग को भी नहीं, नेचुरल को भी नहीं, फिजिकल फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे ये बात करते हैं। जिसके लिए हमने फिर क्या लिखा था? जिसके लिए फिर हमने जैसे फॉरेस्ट और गार्डन को बताना शुरू कर दिया था। सो फिजिकल फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे ये जिक्र करते हैं। चलो नंबर 104 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा जो इकोसिस्टम है ये नेचुरल नहीं है ना? नॉट अ नेचुरल पूछा है, मतलब नेचुरल की बात यहाँ पे नहीं करनी है। तो देखते हैं कौन सा वाला। पहला है क्रॉप फील्ड, फिर है फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक। देखो फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक तो सब नेचुरल होते हैं। क्रॉप फील्ड जो होती है इसको आदमी खुद बनाता है, बिना क्रॉप फील्ड आदमी के बनाए वो प्रॉपर क्रॉप फील्ड तो नहीं होगी। कोई सा भी क्रॉप निकल आ सकता है, हो सकता है खाने वाला हो या हो सकता है नहीं हो, सिर्फ झाड़ वाड़ निकली हो। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। 105 पे आते हैं। ये बोल रहा है द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज इंप्लाइज। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब पैसेज में क्या निकल रहा है बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या था कि इसके क्या क्या चीजें यहाँ पे कंपोनेंट्स की तरह काम कर रही हैं या क्या क्या चीजें मिल के बनी हुई है, इसका मीनिंग है। सो कॉन्स्टेलेशन बाहर है, कॉन्सर्नेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स कंपोनेंट। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इट वुड बी कंपोनेंट, इसी को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट बोला हुआ है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 पे बात करते हैं। 6 के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक दूसरा पैसेज। चलो कोई बात नहीं, पैसेज काफी बड़ा लग रहा है ये, कोई बात नहीं, इसको पढ़ते हैं और फिर आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। उसके बाद में हमारे पास में पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो 10 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, बाकी उसके लिए हमारे पास में 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए पैसेज 2 को पढ़ के देखते हैं। एज वी डिस्कस्ड फूड एंड sang every song we could remember and talked incessantly, we were slowly moving deeper into the Atlantic and we got the feeling really that we belonged there and that the ships that passed on the horizon were only hurrying strangers। अब यहाँ पे कोई अपना रिकॉल कर रहा है इवेंट जो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। We were actually living on the ocean. We discovered that all the birds all seemed to league up at night time, resting on the water by the hundreds. When we came poking along, we seemed so much a part of the sea that the birds wouldn't move until we were about 5 yards away. ठीक है। Then they flutter off, leaving feathers floating in the water and settle again in few yards away. अभी कह रहा है कि जैसे हम बर्ड्स तब तक नहीं उड़ती तब तक हम कम से कम 5 yards तक ना पहुंच जाएं, उसके बाद में जब हम उतना करीब पहुंच जाते हैं तो बर्ड्स वहां से उड़ जाती हैं, फिर दूर जाके बैठ जाती हैं। ये यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा है कि बर्ड्स आर स्कैर्ड ऑफ ह्यूमंस। ये फिलहाल पता नहीं क्यों बता रहे हैं। द डॉल्फिन्स एंड porpoises would come up at sunset and move in among us and the birds. They would come up very lazily under the birds, which would go on their heels and flap their wings a bit and then settle right down again. 2 whales joined us one evening and played ring around Rosie, so close to us that she would have reached out an oar and trapped one. और ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ पे हर शाम क्या हो रहा है, ये लोग वेल के साथ में, डॉल्फिन के साथ में खेल रहे हैं और एक दिन क्या हो, 2 वेल हमको ज्वाइन करती हैं इवनिंग में और हम रिंग अराउंड रोजेस खेलते हैं ना। जैसे रिंग फेंक दी, उसमें से वेल निकल के इधर चली गई, समथिंग लाइक दैट। सो क्लोज टू अस दैट चे जो यहाँ पे था, जो कैरेक्टर था, उसने उसका टैप कर दिया, मतलब इतना क्लोज आके वेल निकली कि चे ने उसको टैप भी कर दिया। वी हैड कैलकुलेटेड दैट वी हैड जस्ट इनफ
राशंस टू मेक इंग्लैंड, हमारे पास इतना राशन है कि हम इंग्लैंड पहुंच सकते हैं, बट द ईस्टर्ली विंड्स कॉज एन एगनाइजिंग रिप्राइजल, इट वुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रनिंग राइट डाउन। अब यहां पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देखो यहां पे like that, but we felt we must not risk other people's life by making them search for us. We decided to accept rations from the next ship that stopped. Was it mature decision? अभी कह रहा है कि जो हमने ये सोचा कि भैया कुछ भी हो सकता है, हवा रुख बदल सकती है, तो हम इंग्लैंड तक पहुंच जाएंगे, इतना राशन तो है, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि और लोग भी थे, इसलिए हमने यहाँ पे जो पास में हमारे शिप जा रही थी उससे राशन को एक्सेप्ट करने का प्लान कर लिया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये मैच्योर डिसीजन था? This was also the time when the strain of the voyage really began to tell on us. I wrote in my log, I have known fear many times in my life, and indeed I have often striven to develop a situation that provided fear in both boxing and parachuting. I have never known anything like this cannot be over tomorrow or for many tomorrows. Somehow it is like being rubbed down with sandpaper. I honestly do not know how many storms there have been now, and each leaves us progressively weaker. Tonight we lie and wait. Nothing could save us if we get into difficulties. No ship could get off us these seas even if it arrived in time. We are completely in God's hand, at the mercy of the weather. All nights the wind screamed louder and louder, and the sounds of the sea grows. We talk many things. the night train to Scotland, the many things we have done, and slowly we are overtaken by an enormous feeling of humility and a desire to return to try and live a better life. The weather reached a climax at 0300 and then declined rapidly. Thank goodness we could not see the sea. Okay, चलो ठीक है, यहाँ पे ये चीजें अल्टीमेटली इनको बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चीजें ठीक तरीके से चली गई। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 186 बोल रहा है वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशन। इसका मतलब क्या है? 106 का मतलब क्या है? पहला बोल रहा है दे वर होमलेस, दे वर ऑन अ लॉन्ग वॉयज इनटू द अटलांटिक। डेफिनेटली घर पे तो नहीं थे यार वो लोग, घर पे तो नहीं थे, दे वर होमलेस, या फिर घर नहीं था ऐसा भी नहीं कहीं मेंशन किया हुआ है। ये लोग अटलांटिक में हुए थे तो दे वर लॉन्ग वॉयज टू द अटलांटिक, मतलब अब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे हम लोग इसी ओशन में ही रह रहे हैं, ऐसा लग रहा था, मतलब घर हमारा वही है। दे वर विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। डी बोला दे वर फिशिंग डीप इनटू द अटलांटिक फॉर देयर लिविंग, ये भी कहीं नहीं लिखा है। सो दे वर ऑन अ लॉन्ग वॉयज इनटू द अटलांटिक। ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली ऑप्शन व्हिच गिव्स सेंस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 107। देखो, द बर्ड्स ऑल सीम टू लीग अप एट द नाइट टाइम इंप्लाइज। अब सारी बर्ड्स क्या करती थी? एक झुंड बना के साथ में लेट जाती थी या लीग बना लेती थी पूरा। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट अलोन एट नाइट टाइम, आइसोलेटेड एट लाइट टाइम, गेट टुगेदर एट नाइट टाइम एंड स्टे इन ग्रुप्स एट नाइट टाइम। अब इसमें से कौन सा वाला हम फिट कर सकते हैं? ध्यान से अगर इसको देखोगे तो बड़ा सिंपल है बेटा। वो क्या करती थी? एक साथ चली जाती थी। लीग का मतलब क्या होता है? एक साथ चले जाना। तो स्टे इन ग्रुप बना रही है ऐसा नहीं बोला जा रहा है, एक साथ सारे चले जा रहे हैं ये बोला जा रहा है। सो ए बी को हटा रहे हैं, गेट टुगेदर एट नाइट टाइम। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। देखो क्वेश्चंस काफी आसान पूछे गए हैं, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा से इन्होंने एक्सपीरियंस बताया, उसके बाद क्वेश्चंस को आसान सा पूछा है। ये पूछ रहा है व्हाट डिड द ऑथर राइट इन हिज लॉग। अपने लॉग में ऑथर ने क्या लिखा? अब ये चीज तो ऑलरेडी मेंशन हुई थी, तो चलो ऑप्शंस पढ़ के इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है दे फेस द वर्स्ट काइंड ऑफ फियर एवर एक्सपीरियंस। डेफिनेटली दिस इज व्हाट शी हैड रिटन, है ना। फिर उसके बाद में कह रही थी कि भैया मैंने बहुत सारे फियर्स को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैं इसको जरूर अपने उसमें लिखूंगी। दे वर एक्सीलेंट इन बॉक्सिंग एंड पैराशूटिंग, ये नहीं। दे फेस द स्टॉर्म्स ब्रेवली, ये भी नहीं। दे स्टार्व फॉर फूड, ये भी नहीं। अब यहाँ पे बात ये हो रही थी कि उन्होंने बहुत सारे काइंड ऑफ फियर्स को एक्सपीरियंस किया था, यही बात यहाँ पे कह रही थी वो। 108 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 109 को देखते हैं। 109 कह रहा है बेटा दे लॉस्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल बिकॉज, उनकी सारी होप जो थी सर्वाइवल की वो चली गई थी। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, नहीं ठंड की कोई बात नहीं यहाँ पे, ए को हटाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। बी बोल रहा है देयर वाज नो हेल्प कमिंग टू देम, ऐसा नहीं है, एक दूसरी शिप आ रही थी। तीसरा बोल रहा है दे वर फेसिंग सीवियर सी स्टॉर्म, यही बात थी। डी बोला दे वर फ्राइटेंड बाय द व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, बिल्कुल नहीं, उसके साथ तो वो खेल रहे थे। कौन सा बच रहा है? ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। देखो बेटा क्वेश्चंस इजी ही हैं सारे, बस यही बात है कि आप इनको कितना ध्यान से करके करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है? देखो जरा, We are overtaken by an enormous feeling of humility implies that they, अब इसका मतलब क्या है? Have lost faith in themselves, were ready to accept help from the ships around them, needed equipment and food to survive, have accepted the strength and power of the nature with modesty। अब इसका मतलब ये निकल रहा है बेटा
इसका मतलब ये निकल रहा है कि उन्होंने जो स्ट्रेंथ और पावर है नेचर का उसको मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखो यहाँ पे ह्यूमिलिटी जब ये लिखा हुआ है इसका मतलब है ए बी सी को तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कि हैड एक्सेप्टेड द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ नेचर विद मॉडेस्टी से इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात खत्म होती है ऑप्शन नंबर डी के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 111। अब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, डायरेक्शंस वही सेम हर बार की तरह। इसमें डायरेक्शंस कह रहे हैं कि आपको भैया एक सेंटेंस दिया है, इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, आपको बताना है इस अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सिंपल सी बात है। चलिए, द कंक्लूजंस दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। जिन कंक्लूजंस पे वो आए वो हाईली क्वेश्चनेबल है। नाउ वी हैव नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या जेरेंड। अब ये कौन सी चीज का काम कर रहे हैं ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। देखो है ये बड़ा सिंपल सा, अब हमें बताना है कि हाईली क्वेश्चनेबल है। अब यहां पे आर लिखा हुआ है, आर के बाद में क्या लिखा है, हाईली। हाईली क्या हो गया बेटा, वर्ब, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हाईली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि आर के लिए बता रहा है ये। आर क्या है, हाईली। हाईली क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब के साथ में जो भी लिखा होगा वो या तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चनेबल, जब भी कोई चीज एबल से खत्म होती है हमने सीखा था क्या होगा, एडजेक्टिव होगा जनरली। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ चले जाएंगे, नाउन, एडवर्ब और जेरेंड बाहर है। अगर हाईली पूछा होता तो दिस वाज एडवर्ब, लेकिन ये जो क्वेश्चनेबल है दिस इज एडजेक्टिव। ठीक है, चलो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडजेक्टिव। नंबर 112 की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझो। दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कूलम्स वॉयज टू अमेरिका। देखो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ के पहले जो भी लिखा होगा अगर वो एक वर्ड है तो इसको हम मान लेंगे नाउन, अगर दो वर्ड्स हैं तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्विंसेंटेनरी लिखा हुआ है, ये हो गया नाउन, और इसके पहले जो भी लिखा है ये एडजेक्टिव हो गया। तो क्विंसेंटेनरी क्या है, नाउन है, इसी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल को हटा देंगे। सिंपल सी चीज है यार, बहुत बार इसको सीख चुके हैं ऑफ वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो इसीलिए। तो 113 बोल रहा है I still cherish the memories of those far off days। अब ये कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है, those far off days। अब देखो ऑफ है, ऑफ के बाद में कितने वर्ड्स, 1 2 3 वर्ड्स लिखे हैं, तो लास्ट वाला जो होता है इसको नाउन मान लेते हैं। इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या एडजेक्टिव है, दोस भी एडजेक्टिव, फार ऑफ भी एडजेक्टिव और डेज भी एडजेक्टिव। बताना किसका है, फार ऑफ का बताना है। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब यहां से बाहर। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चल देंगे। देखो सिंपल है ये भी। नेक्स्ट पे बात करेंगे 114। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन संडे। I don't think I'll come on Sunday. I have a lot of work to do. Besides, अब besides यहां पे किस चीज का काम कर रहा है ये बात आपको बतानी है। देखो ध्यान से, besides यहां पे किस चीज का काम कर रहा है बेटा, जब भी हम यहां पे बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। अब यहां पे ऐसा नहीं कि यहां पे दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया है, यहां पे दो बातें हो सकती थी, या तो एडवर्ब या तो कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन नहीं, यहां पे एडवर्ब का काम ये करेगा, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन को हम हटा देंगे। यहां पे बिसाइड्स को जोड़ने के बाद में जो एक्शन है उसके बारे में इसने आगे एक्सप्रेस किया है। सो इट वुड बी एडवर्ब, है ना। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की जगह इसको हम एडवर्ब को मानेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ में चलते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्या कह रहा है। 115 कह रहा है द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। ये है पहला वर्ब। क्या सीखा था, पहले वर्ब को स्पॉट करेंगे, पहले वर्ब से पहले एक वर्ड है तो नाउन, दो वर्ड है तो पहला नाउन, दूसरा वाला एडजेक्टिव। बॉटम लाइन क्या बन गया, नाउन बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव को हटा दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। देखो, ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर, ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर। अब इसमें हमें बताना है ओवर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा। चलो देखते हैं। अब यहां पे ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर, अब यहाँ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब ये तो हमको मालूम चल रहा है यहाँ पे नॉक करना है उसको, वास को नॉक ओवर करना है हमें, तो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडजेक्टिव की बात तो नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि हमें नॉक ओवर की बात यहाँ पे करनी है। ठीक है, दैट वास तो बीच में आ गया, उसके नॉक ओवर की बात हमें मेजरली करनी थी, सो ओवर वुड बी द करेक्ट चॉइस। 117 पे बात करते हैं। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग 1 2। क्या तुम्हारे पास एक है या तुम्हें भी एक आइसक्रीम चाहिए। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग 1 2। ठीक है, क्या तुम भी एक आइसक्रीम खाओगे, ऐसी यहाँ पे बात चल रही है। सो लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास में। देखो सबसे पहली चीज तो जब भी हमको 1 के बारे में बात करना होगा, ये या तो 1 को हम अगर एक किसी चीज के बारे में रेफरेंस कर रहे हैं तो ये क्या काम करेगा बेटा, प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइसक्रीम के लिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या तुम भी आइसक्रीम खाओगे,
इस आइसक्रीम के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, वन लिख दिया। तो जो भी चीज नाउन के लिए लिखी जाती है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, इसलिए वन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो रहा है, प्रोनाउन हो रहा है। तो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को हटा के यहाँ पे प्रोनाउन को फिट करेंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 118 पे। माय पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अब यहां पे देखो अदरवाइज का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अदरवाइज का पार्ट ऑफ स्पीच बताने के लिए थोड़ी सी बेसिक चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। जैसे वहां पे बिसाइड्स हमने किया था वैसे ही सेम यहां पे भी यही काम कर रहा है। तो एडवर्ब यहां पे भी था और यहां पे भी एडवर्ब हो जाएगा। बाकी किसी से हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या हो रहा है, एडवर्ब हो जाएगा। चलो 119वें पे बात करते हैं। 119 शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। देखो एक चीज तो यहां पे पता चल रही है, यहां पे लिखा है एन एंग्विश्ड लेटर, ठीक है, एन एंग्विश्ड लेटर। ये तीन चीज यहां पे बना के एक एंग्विश्ड लेटर की बात कर रही है। अब यहां पे लेटर है नाउन, कैसा है लेटर, एंग्विश्ड है मतलब एडजेक्टिव हो गया। एन क्या है, ये भी इसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव या आर्टिकल कुछ भी मान लो। एंग्विश्ड के बारे में बात करना है, क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। तो नाउन हटेगा, वर्ब हटेगा, एडजेक्टिव बन गया, एडवर्ब यहां से हट जाएगा। एंग्विश्ड क्या हो जा रहा है बेटा, एडजेक्टिव बन जा रहा है यहां पे एज अ करेक्ट चॉइस, ठीक है। चलो 120 देखते हैं। 120 बोल रहा है देयर इज अ विजिटर फॉर यू। अब अ विजिटर फॉर यू लिखा हुआ है, अ यहां पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। बी कह रहा है डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल या एडवर्ब, एडवर्ब तो नहीं है। डेफिनेट होता तो यहां पे द लिखा होता, मतलब ये डेफिनेट भी नहीं है। क्या बच गया, इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को क्या बोलते हैं बेटा, इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे 120 पूरे। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया पेपर को डिस्कस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय